चलिए शुरू करते हैं हम लोग संसद का पार्लियामेंट का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैंने 1 से 15 क्वेश्चन तक करवाया था, उसके बाद नहीं करवाया था, उससे आगे ये है। और मैं बता दूं कि मैं जो रुक कर, स्लो, तोड़कर जो भी पढ़ाता हूँ, मैं जानबूझ के पढ़ाता हूँ कि आप उस चीज़ को समझें। अगर मेरी गलती से, अगर मेरे गलत स्लो पढ़ने से या रुक के पढ़ने से अगर आपको याद हो रहा है और मुझ में कमी दिख रही, इसका मतलब आपको याद हो रहा है। क्वेश्चन मिलेगा तो आपको याद होगा। आपको विश्वास नहीं है तो एग्जाम जब देने जाइएगा तब समझ में आएगा, जब क्वेश्चन वो आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये मेरा अपना तरीका है। 16वां प्रश्न क्या है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्ष 1967, वर्ष 1967 में। ठीक है, 1967 से यह परंपरा रही है कि इस समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल, मतलब अपोजिशन पार्टी के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना है, लोक लेखा जो समिति है, कभी कभी इसको प्रकलन समिति कहा जाता है, प्रकलन समिति का जुड़वा बंद कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं विपक्ष दल के सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कब? 1967 से हुआ है, 1967 से ये जो है परंपरा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सुनिए, जुड़ा बंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। जुड़ा बंद कहा जाता है क्योंकि इस समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक माना जाता है। ठीक है, बराबर माना जाता है, इसलिए जुड़ा बंद माना जाता है। प्रकलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है, काम दिया जाता है। बजट उजट वाला सुने थे ना। और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का, सदन द्वारा जो प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखों की जो है जांच करता है। बस, तो बराबर हुआ कि नहीं? आगे सुनिए, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी मद से खर्च हुआ जिसके लिए प्रदान किया गया था। मतलब जहां जाना चाहिए वहां उचित समय पे, उचित जगह पे अगर जा रहा है वही चेक करता है और सही है गलत है कि नहीं, जिसके लिए धन निकला है उसमें मदद मिल रही है कि नहीं। चलिए, 17वां प्रश्न क्या है कि संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है, बता सकते हैं इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो डी जो है वो सही है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये आप जान लीजिए। सरकार की संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है इंग्लैंड के, वो भी कौन से मॉडल? वेस्टमिंस्टर। आगे बात करिए तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का जो है नाम मात्र अध्यक्ष होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। कौन? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सुनिएगा फिर याद रखिए। आगे चलते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होता है। मंत्रिपरिषद मतलब पीएम के हाथ में निहित होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आप जानते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किस पे होता है? संसदीय जो शासन व्यवस्था है, बढ़िया से सुन लीजिए, बढ़िया से सुनिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण होता है। बस इतना जान लीजिए। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। तो राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो वो चुना जाता है बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, उसी को। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 89(2) में 89(2) के अनुसार राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को, यथाशीघ्र मतलब जल्दी, ठीक है, अपने ही सदस्य को उपसभापति मतलब डिप्टी चेयरमैन चुनेगी राज्यसभा, ये ध्यान रखना है।
और जब उपसभापति का पद रिक्त हो, रिक्त मतलब खाली, खाली हो, तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। फिर अन्य सदस्य को भी उपसभापति चुन सकती है। चलिए, इसमें तो हमको नहीं लगता। आर्टिकल बस याद रखिएगा 89(2) के अनुसार ये हुआ है कि अगर राज्यसभा अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी, अगर उपसभापति का पद अगर रिक्त है तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति बना सकती है, मतलब डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। चलिए 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न को सुनिए कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइएगा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो और कोई नहीं, सी विट्ठल भाई पटेल थे। सोचिए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं, पहले इंडियन हैं, याद रखिएगा, प्रथम इंडियन, फर्स्ट इंडियन, समझ गए? विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल का गठन जो है 1921 में हुआ, 1921 में हुआ, ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1921 में। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, समझ गए? मतलब केंद्रीय विधानमंडल का गठन कब हुआ? 1921 में। और 1925 में क्या हुआ? विट्ठल भाई पटेल को प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मतलब 1925 में विट्ठल भाई जो है अध्यक्ष बने थे केंद्रीय विधानमंडल का, इतना तो याद रख सकते हैं, इसलिए प्रथम हो गए। 21 में बना, 25 में बन गए, तो प्रथम ही हुआ ना। जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष 1921 ईस्वी में फ्रेडरिक व्हाइट थे, फ्रेडरिक व्हाइट थे। तो 1921 में देखिए, प्रथम भारतीय हमारे थे, हमारे तो भाई विट्ठल जी थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो बने, प्रथम अध्यक्ष एक अंग्रेज बने थे जो कि फ्रेडरिक व्हाइट थे, जो कि 1921 में बने थे। क्लियर हो गए? और भारतीय बने हमारे 25 में। चलिए आगे चलो, 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न क्या है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बी, नियुक्त करे उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे जानते हैं तदर्थ समिति है क्या। बात यह है, अस्थायी सदस्य, अस्थायी समिति कह सकते हैं, है ना। एडॉक, एडॉक कहते हैं, एडॉक कहते हैं, कमेटी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। देखिए, संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ तदर्थ समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी कहिए, या तदर्थ कहिए, या एडहोक कमेटी कहिए। एडहोक कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने ढंग से कर लीजिएगा। ये समिति दो प्रकार की होती है। अस्थायी जो समिति है वो एक तरह से दो प्रकार की होती है, जिसे प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रवर कहिए या संयुक्त प्रवर कहिए, ठीक है। इसका गठन जो है किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। अगर कोई विशेष विधेयक है उस पर विचार करने के लिए यह समिति काम करती है। दूसरा है जांच समिति। इसका गठन जो है किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए की जाती है, ठीक है, मतलब किया जाता है। जैसे स्टॉक मार्केटिंग घोटाला, तो उसके लिए जांच समिति बनती है। तथा बोफोर्स तोप आदि, जब इन समितियों का गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती है। तत्पश्चात इसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। स्टॉक मार्केटिंग घोटाला अगर है उसके लिए जांच समिति एक बनती है, ठीक है। बोफोर्स तोप है, ये सब चीजों के अगर मान लीजिए समिति का गठन का उद्देश्य अगर मान लीजिए हो गया पूरा, मतलब स्कॉट अगर घोटाला उटाला है या कुछ भी है, उस मामले का अगर ये जांच पूरा हो जाता है और ये संसद में प्रस्तुत कर देता है, उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है? तो सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जो है मतलब कट मोशन जिसे कहते हैं, कटौती प्रस्ताव जो है जिसे कट मोशन बोलते हैं, संघीय बजट से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित है कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव जो है, यह प्रस्ताव मतलब कटौती प्रस्ताव विपक्ष द्वारा अपोजिशन द्वारा सरकार की अनुदान की मांग में, किसमें? सरकार की जो अनुदान की मांग है, मांग में कटौती के लिए उद्देश्य से लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कटौती के उद्देश्य से क्या होता है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है विपक्ष के द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा। ये आप जान गए। यह 3 प्रकार की होती है कटौती, जो है 3 प्रकार की होती है। जैसे पहला नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट कहते हैं उसे। आर्थिक
कटौती जिसे इकोनॉमिक कट कहते हैं, और सांकेतिक कटौती जिसे टोकन कट कहते हैं। ये 3 प्रकार की कटौती होती है और ये विपक्ष के द्वारा सरकार लोकसभा में मतलब प्रस्तुत किया जाता है। बस क्लियर हो गया? ठीक है। 22वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? बताइए। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति मतलब कोरम क्या है? तो वो है 1/10 भाग है। क्या है? 1/10वां भाग है। चलिए, गणपूर्ति मतलब कोरम को कहते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार मतलब 100 के 3 में जो है उसके अनुसार संसद की कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति मतलब कोरम, ठीक है, गणपूर्ति को ही कोरम कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगा। याद रखना है, राज्यसभा में 25 एवं लोकसभा में 55 होगा। और 25 और 55 जो है आप पढ़े थे ऊपर कि अपोजिशन पार्टी के लिए होना आवश्यक है, तभी हो सकता है। 1/10 भाग भी होना जरूरी है सदस्य, याद रखना है, ठीक है। यदि किसी भी सदन में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन के स्थगित कर सकता है, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति जो है सदन को स्थगित कर सकते हैं, या सुनिए, अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती, मतलब कोरम पूरी नहीं हो जाती। अब कोरम पूरी करने के लिए राज्यसभा में 25 मेंबर और लोकसभा में 55 मेंबर होना आवश्यक है और सदस्य संख्या होना चाहिए 1/10वां भाग। ये आप जानते हैं सदन की कुल सदस्य संख्या बोल रहा है। ये क्लियर हो गए। और ये हम पढ़े थे विपक्ष के लिए, जो कि हाँ यहाँ पे क्लियर है। तो निलंबित हो सकता है, अध्यक्ष उसे स्थगित कर सकते हैं, इतना हम जानते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है आर्टिकल है संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो डी, आर्टिकल 249 देता है, मतलब 249 देता है। क्लियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें आगे कि संविधान का आर्टिकल जो 249 है, 249 मतलब 249 संसद को राष्ट्र सूची मतलब स्टेट लिस्ट के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा जो है अपनी उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्र सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, अगर मान लीजिए 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित कर दिया राज्यसभा, तो समझ जाइए कि कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व है, तो नेशनल स्तर पर ही राष्ट्रीय महत्व का है, इतना जान लेना। और आगे बात करते हैं तो संसद उस पर विधि बना सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 अगर बहुमत पास कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, तो समझिए वो राष्ट्रीय महत्व है, और महत्व है इसका मतलब संसद जो है उस पर विधि बना सकता है। क्लियर हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के जो है नाम बताएं। नाम बताइए, तो नाम बताएं या नाम बताइए, तो डी होगा। अब अस्थायी सदनों की बात करें तो लोकसभा और राज्य के विधानसभा, ये 2 सदन जो है अस्थायी है। आप अच्छे से जानते हैं लोकसभा अस्थायी है और राज्य का जो विधानसभा वो भी। आगे चलते हैं, जानकारी लेते हैं इसका, डिटेल की बातें करते हैं। तो सुनिए, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम लोकसभा एवं विधानसभा। जितने भी राज्य के विधानसभा हैं सब अस्थायी है। विधानमंडल रहता तो हम मानते अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी है। तो राज्यसभा क्या है हमारा अस्थायी है, लेकिन लोकसभा अस्थायी। तो लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभा अस्थायी सदन है। क्लियर हो गया। अब स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारे इंडिया में है ब्रिटेन से लिए हैं, आप जानते हैं जो भारत में है, तथा यह जो है केंद्र एवं राज्यों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो केंद्र हो या राज्य हो, सभी पे लागू होगा। मंत्रिपरिषद जो है
केंद्र में लोकसभा के एवं राज्य में विधानसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आप अच्छे से जानते हैं। आगे बात करें तो इन दोनों सदनों का कार्यकाल अगर बात करें, कौन दोनों? लोकसभा, विधानसभा। इन दोनों सदनों का कार्यकाल अगर बोले तो याद रखना है, इनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। मतलब आप जान लीजिए कि लोकसभा हो या विधानसभा 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है। लेकिन प्रथम बैठक जैसे ही शुरू होगा, इनकी तारीख की शुरुआत जब होगी, वहां से 5 वर्ष तक जो है ये गद्दी पर रहेंगे। ठीक है, कार्यकाल रहेगा इनका। और जान लीजिए 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होते ही लोकसभा एवं विधानसभा को भंग मतलब डिसॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। जबकि राज्यसभा एवं विधान परिषद अस्थायी सदन है। समझ गए? तो एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा क्या है? अस्थायी है। विधान परिषद क्या है? राज्य के विधान परिषद की बात हो रही है, मतलब अस्थायी सदन है। तो 2 ही अस्थायी है और 2 अस्थायी है, जो कि हम पढ़ लिए अभी। 25 है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है? तो बी, 2 बार जो है आवश्यक है। अगर संसद की बैठक की बात करें तो 2 बार जरूर होगा, वर्ष में 2 बार, 6 माह का। अब जानते हैं, चलिए वो सब तो मैंने अपने मन से बताया, इसमें जानते हैं। सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन के आहूत करेगा। आहूत करेगा मतलब बुलवाएगा। कौन? राष्ट्रपति बुलवाएंगे। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलवाएंगे, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक, जो लास्ट है सिटिंग, अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक मतलब फर्स्ट सिटिंग के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। तो ये एक बात तो हम जान गए कि हमारा अंतिम बैठक और प्रथम बैठक के बीच की अगर बात करें तो 6 माह का ही अंतराल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम में अगर बुला ले तो ठीक है चलेगा, लेकिन अधिक तो नहीं होना चाहिए, इतना तो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है कि एक वर्ष में इसलिए कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है, नीड है, और यह राष्ट्रपति बुलवा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और सुनिए, भारत की संसदीय परंपरा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। मतलब समझ गए, 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है वर्ष में, सामान्यतः माना गया है। जो निम्नवत है, बजट सत्र, जो कि हम जानते हैं फरवरी से मई में, जो कि अभी भी बजट निकला है, आप जानते हैं। एक होता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से सितंबर, ये भी सत्र है, बुलाया जाता है। एक है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर। मतलब भारतीय संसदीय परंपरा में अगर देखा जाए तो एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, और सत्रों का आयोजन किया जाता है जिसमें बजट सत्र जो आता है फरवरी से मई में, जो कि अभी गया, ये भी एक सत्र है। दूसरा एक मानसून सत्र आता है, जो कि जुलाई से सितंबर आता है, ये भी एक सत्र में आता है। और एक जो है शीतकालीन सत्र होते हैं, जो कि नवंबर से दिसंबर में होता है। तो 3 सत्र होते हैं, तो ये याद रखना है। ये संसद की परंपरा है, भारत की जो संसद की परंपरा है, सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र बुलाइए। ठीक है, क्लियर हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो संसद के बिना कोई सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। चलिए अब जानते हैं कैसे। तो सुनिए, भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 114 1 मतलब 114 के 1 में किया गया है। चलिए हम बता देते हैं। यहाँ तक तो जान गए कि आर्टिकल 114 1 के अनुसार भारत की संचित निधि, मतलब 114 आर्टिकल के अनुसार भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता है। ये हम जान गए। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या? तो इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाता है, मतलब लोकसभा में आपको एक विधेयक पारित किया जाएगा, जिसमें लोकसभा द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा स्वीकृति अनुदानों की जो सभी मांगे हैं तथा संचित निधि पर जो है भारित व्यय
जो है सम्मिलित होते हैं। तो भारत के व्यय सम्मिलित होंगे तभी ये काम होगा, अन्यथा नहीं काम होगा। 27वां प्रश्न है कि करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? मतलब करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त जो संपूर्ण राजस्व है किस निधि में रखा जाता है? तो हम जानते हैं भारत की संचित निधि में रखा जाता है। जो भी टैक्स की बात हो गई, है ना, वो याद रखिएगा, भारत की संचित निधि में रखा जाता है। चलिए आगे जानते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखिए, सुनिए, भारत की संचित निधि बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत की संचित निधि को ही कहा जाता है। का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी आर्टिकल के तहत किया गया है संचित निधि का उल्लेख संविधान में या संविधान के अंदर, बताइए। तो आर्टिकल 266 के अंदर किया गया है। ठीक है, 266 के अंदर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है कि आकस्मिकता निधि, ठीक है, आकस्मिक ऐसे बोला जाता है, आकस्मिकता निधि एवं राज्यों के लिए धन के आवंटन के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व जो है, रेवेन्यू जो कहते हैं, या उसके द्वारा लिए गए करों आदि से जो भी धन प्राप्त होगा उसे एक संचित निधि बनेगी। क्या बनेगी? एक संचित निधि बनेगी, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। तो आप एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे विधि के प्राधिकार के बिना, कोई भी विधि के बिना समझ जाइए डायरेक्ट कि संचित निधि का जो है, संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट सवाल यही है, समझ गए? कोई धन नहीं निकाल सकते, समझ गए? तो अगर आपसे पूछेगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा। तो क्या कीजिएगा? आकस्मिक, आकस्मिकता, आकस्मिकता, आकस्मिकता भी बोल सकते हैं, आकस्मिकता भी बोल दीजिए, आकस्मिक भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। निधि 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो डी आंसर आपको दिख रहा होगा, यही कथन सत्य होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है और यह कथन सत्य है। चलिए आगे जानते हैं, इसकी बातें करते हैं। तो ये जानते हैं कि ये बात कहां से सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार अगर हम बात करें, आर्टिकल 109(1) में या इसके अंतर्गत या इसके अनुसार धन विधेयक मतलब मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित मतलब इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया जाता है, प्रस्तावित नहीं किया जाता है। याद रखना है, धन विधेयक जो मनी बिल है वो राज्यसभा में कभी प्रस्तावित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, मतलब प्रस्तावित नहीं किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। समझ गए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही हो सकता है, वो भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। समझ गए? अब बात करते हैं लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित करने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में यह प्रस्तावित नहीं होगा मनी बिल, ये आप जान गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक पारित होता है, पारित करने के पश्चात क्या होगा कि राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा कि भाई सिफारिश करिएगा। राज्यसभा जो है विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 डेज मतलब 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशों सहित, मतलब यदि कोई हो तो ठीक है, सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देता है, तो लोकसभा राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। समझ गए? अगर लोकसभा को लौटा देता है, मतलब मान लीजिए राज्यसभा जो है सिफारिशों की सहमति जो है लोकसभा को लौटा देता है 14 दिन की अवधि के अंदर, ठीक है, तो लोकसभा जो है राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। फिर लोकसभा मन करे स्वीकार करे, मन करे अस्वीकार कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए 29 क्वेश्चन नंबर है। 29 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो कोई भी कानून बना सकती है संसद, तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकता है संसद कोई भी कानून, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 253 मतलब 253 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी अन्य देश के साथ संधि या
संधि या करार, ठीक है? संधि या करार मतलब एग्रीमेंट, अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या निकाय में किए गए किसी संधि या करार मतलब एग्रीमेंट, संधि कहिए एग्रीमेंट के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बना सकता है। मतलब ये राज्य से कोई मतलब ही नहीं है। राज्य अगर मान लीजिए संगठन करना हो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना हो या कुछ भी करना हो, तो इसमें आपको राज्य का कोई सहमति की ज़रूरत नहीं है। वो संसद द्वारा जो भी लागू होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो वो है भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। हम जानते हैं कैसे? तो सुनिए। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल मतलब ज़ीरो आवर के नाम से जाना जाता है। मतलब संसद के दोनों सदनों में जो प्रश्नकाल होते हैं, उसके एकदम ठीक बाद में 12 बजे से जो प्रारंभ होने की जो होती है, प्रारंभ होता है, शुरू होता है, उसके कारण इसे हम शून्यकाल ज़ीरो आवर के नाम से जानते हैं। जैसे प्रश्नकाल हुआ, उसके ठीक बाद 12 बज गया, 12 बजे जो प्रारंभ होता है, उसी को कहा जाता है शून्यकाल। अब 12 बजे देखते हैं शून्य-शून्य हो जाता है। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो है लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। उस समय शून्यकाल में कोई भी उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में जो है भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। मतलब 1962 में ये सम्मिलित किया गया है, किसे? शून्यकाल को।